सभापति जी सर 1 मिनट, ये संसदीय कार्य मंत्री जी का सर मेरी तो। सभापति जी, माननीय राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया, ये इस सरकार का तीसरा अभिभाषण था। और तीसरा अभिभाषण का मतलब ये होता है कि सन 24 गए, 25 हुआ, 26 में आपने अभिभाषण दिया। 26 का जब अभिभाषण होता है, तीसरा कार्यकाल कोई भी सरकार का होता है, तो उसमें यह स्पष्ट माना जाता है कि जो अभिभाषण है उस अभिभाषण में कितना तो इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, कितना कंप्लायंस हुआ है, कितना आप लोगों ने अचीवमेंट किया, उसके बारे में आपने 100% जो जमीन से जुड़ी हुई हालात है, बातें हैं, उसको आपने लिखा है। मगर अफसोस के साथ कहना चाहता हूं कि इस अभिभाषण के अंदर कोई रोड मैप तो 24-25 में ही सामने आ जाता है। अभी तो वो जो रोड मैप आपने 2024 के अभिभाषण में, 2025 के अभिभाषण में पढ़ा था, वो रोड मैप दिखना चाहिए था कि इसका इंप्लीमेंटेशन इतना हो गया। समय सीमा के हिसाब से मैं आपको सिर्फ मात्र 2 या 3 बिंदु पे आपको मेरी बात बताना चाहता हूं इस अभिभाषण को लेकर कि किस तरीके से इस अभिभाषण को तैयार किया कैबिनेट के अंदर। पता नहीं इसको पूरा मंत्रीगणों ने पढ़ा नहीं पढ़ा, इसकी कमियां बताई कि नहीं बताई, मैं नहीं समझता कि किसी ने उसको अंकित भी किया है। और जैसे लिखा है वैसे ही आपने पास कर दिया और इस विधानसभा में माननीय राज्यपाल जी ने बोल दिया। सभापति जी, आपके ठीक पीछे ऊपर लिखा हुआ है, दोनों तरफ हिंदी अंग्रेजी में, उसमें ये लिखा हुआ है कि गलत बोलने से भी दोनों की स्थितियों में मनुष्य पाप का भागीदार बन जाता है। राज्यपाल जी को तो कह नहीं सकते, उन्होंने अभिभाषण पढ़ाया, सरकार ने दिया है, पर जिन्होंने उसको पढ़ा नहीं, देखा नहीं और कैबिनेट में आपने उसको दे दिया और ऐसे ही भेज दिया, वो कितने पाप के भागीदार बने राजस्थान की इस जनता के लिए। मैं आपको सिर्फ 2 या 3 उदाहरण बता रहा हूं, समय सीमा की बाध्यता है इसलिए। पहला, आपने इस अभिभाषण में आपके पैरा 33 से 37 में प्रवासी राजस्थानियों के कॉन्क्लेव को लेके बात लिखी है और 4 बिंदु आपने उसमें किए। आपने उसमें राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट की बात की, प्रवासी राजस्थानी दिवस के आयोजन की बात की, डोमेस्टिक एंड ओवरसीज राजस्थानी अफेयर्स डिपार्टमेंट के गठन की बात की, कर भूमि से जन्मभूमि की बात की। आप सब माननीय सदस्य जानते हैं कि पिछले जो 35 करोड़ रुपए, 35,000 लाख करोड़ रुपए के जो आपने किए और 8 लाख करोड़ का आप जो बताते हो इन्वेस्टमेंट यहाँ आए। मैं आपको राजस्थानी प्रवासी दिवस आपने मनाया दिसंबर में, मैं आपको बताना चाहता हूं और सुझाव भी दे रहा हूं, गलतियां नहीं बता रहा, इस बोला सुझाव ये दे रहा हूं कि वो जमाने गए जब बेंगलोर, अहमदाबाद, मद्रास, कहीं भी कलकत्ता हम नाम लेते तो 1-2 सेठों के नाम आते थे कि ये 2 बड़े सेठ हैं, बड़े उद्योग वाले हैं और इनको हम पूछ के लाते हैं तो राजस्थान में ये लोग इन्वेस्टमेंट कर देंगे और राजस्थान में फैक्ट्रियां लगा देंगे और हमारा राजस्थान में जो इन्वेस्टमेंट आएगा बाहर से। अब वो जमाना नहीं रहा है। अब हर शहर के हर नुक्कड़ पे, हर गली में इस राजस्थान का इतना मजबूत व्यक्ति बैठ के वहां व्यापार कर रहा है कि उन प्रदेशों में उस अर्थव्यवस्था की अगर रीढ़ की हड्डी है तो वो राजस्थान के नागरिक की रीढ़ की हड्डी जो है उस प्रदेश में उन्होंने बना रखी है। मगर हमने उनके लिए कुछ नहीं किया। लघु उद्योग की आप बात नहीं करोगे, आप मध्यम उद्योग की बात नहीं करोगे, जो लोग स्टील में बैठे हैं, जो लोग बर्तन उद्योग में बैठे हैं, जो लोग मोबाइल यूनिट में बैठे हैं, अगर उन लोगों की आप बात नहीं करोगे तो कभी भी राजस्थान में इन्वेस्टमेंट लाने की, लार्जर स्केल पे राजस्थान के लोगों को यहां रखना और यहां वो यूनिट लगाए और राजस्थान में अर्थव्यवस्था बड़े मजबूत हो, मैं समझता हूं कि वो नहीं हो सकता है। उसका कारण क्या? एक तो कारण ये, तो मेरा आपको सुझाव है कि अगली बार आप जब समिट बुलाए तो उस गांव के बैठे हुए अंतिम छोर का व्यक्ति जो किसी शहर में जाकर, भले स्टील का उद्योग हो, बर्तन का हो, प्लास्टिक का हो या फिर मोबाइल का हो, जिसमें उसने बहुत अच्छे पैसे कमाए, उसका नाम है, उसका अपना एक ब्रांड है, वहां आप ऐसे लोगों को बुलाओ तो वो यहाँ इन्वेस्टमेंट करने की बात करेंगे। उसको फीलिंग होगी कि मुझे राजस्थान के लोगों ने, राजस्थान के आए, कैसे आए, माननीय उप मुख्यमंत्री जी कैसे आए मुझे पता है, मैं उसमें डिटेल में नहीं जाना, आप चर्चा के लिए विषय देना, मैं बता दूंगा कि कितने आए या नहीं आए, मगर मेरा ये सुझाव है। और दूसरा, आप रिक्को की क्या हालत बना रखी है जो इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं। मैं आपको 2 उदाहरण देता हूं, केवल जालोर और सिरोही जिले के आबू रोड का और जालोर के बीठन का। वहां क्या हालत बन रखी है? वहां हालात ये बनाई है कि इन्वेस्टमेंट करने के बाद में आप उसको बुला रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहा है, मगर जब उसको पैसे भरने की बात आ रही है, वो एक किस्त भरता है, दूसरी किस्त भर रहा है, उसने वहां प्रोडक्शन शुरू कर दिया, मगर उसके बाद में आपके अधिकारी ऐसे बैठे हैं जैसे उसका प्लॉट कैंसिल ही करना है उसको, बाहर के व्यक्ति को। ये मैं नहीं कह रहा, ये आपके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट कह रहे हैं, आपके वहां के सांसद लिख रहे हैं
आपके पूर्व विधायक लिख रहे हैं कि इस अलॉटमेंट को गलत कैंसिल कर रहे हो, इसका प्रोडक्शन शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री के कार्यालय में उनकी चिट्ठी जाती है, मुख्यमंत्री के कार्यालय से उस संबंधित डिपार्टमेंट में चिट्ठी जाती है, मगर वो चिट्ठी जाने के बाद में भी हालात ये है कि वो बाहर का आया हुआ प्रवासी अपने कागज लेके घूमता रहता है। ये टेबल कर दूंगा मैं डॉक्यूमेंट जिसके अंदर ये सारा जो उल्लेख किया हुआ है। और वहां की एसोसिएशन क्या कह रही है, रिक्को की, वो अंकित कर रही है उन अधिकारियों के बारे में कि ये सब लोग जो है वो उगाई कर रहे हो। जो बात मैं कह रहा हूं कैंसिलेशन का, उन्होंने लास्ट में लिखा है, वहां के एसोसिएशन में उन्होंने लिखा है प्लॉट ट्रांसफर, समयावधि विस्तार, उप विभाजन और उत्पादन प्रमाण पत्र में ये लोग भारी पैसा लेते हैं, इसीलिए यहां से लोग भग रहे हैं। आप कृपा करो उन लोगों पे, लोग राजस्थान के बॉर्डर पे आसपास बसना चाह रहे हैं, और अगर हम लोग ट्रांसपेरेंट होकर बिल्कुल उनका ध्यान नहीं रखेंगे तो किस प्रकार से वो लोग आएंगे। दूसरा, आपने अभिभाषण में जल जीवन की बात की, 2025 और 26 की जो आंकड़े की तुलना है वो आप कर लेना, मैं डिटेल में इसलिए नहीं, क्योंकि वो और भी आगे बजट में मौका मिल जाएगा बोलने के लिए। आपने अतिवृष्टि में प्रभावित किसानों की कृषि आदान अनुदान की बात की है अभिभाषण के पैरा संख्या 63 में। कितना प्रोडक्शन चालू है वो भी बता दो, है ना। बीठन में कितनी यूनिट लगी वो बताओ आपके। बीठन में प्लॉट आपने देने की बात की, आधे बाकी। और बीठन में माननीय चीफ विप साहब, बीठन में कल ही परसों उस व्यक्ति को पता ही नहीं है, जालोर जिले के बाहर का व्यक्ति जो वहां इन्वेस्टमेंट कर रहा है, आपका प्लॉट ले रहा है, भविष्य में फैक्ट्री लगाएगा बड़ी, उसको पता ही नहीं है, वो पैसे भरने को तैयार है, 4 चक्कर खा लिए उसने, वो गया, सब कुछ किया, मगर उसको पता ही नहीं। उसको अलॉटमेंट कैंसिल करने के लिए पहले दबाव बनाया, नहीं हो सका तो उसको रातों रात कागज पकड़ा दिया कि कल अलॉटमेंट कैंसिल हो जाएगा, इतने पैसे आज ही भर दे। ये बीटन की हालात है, और ये मैं परसों की बात कर रहा हूं सर। कह रहे हैं आप बीटन में मैंने खुद हैंडल किया है, मैंने खुद ने कहकर अधिकारियों को कहकर सबको फोन करवाए साल भर पहले कि आपने प्लॉट लिया है, आओ पैसा भरो और काम शुरू करो। ठीक है, उनकी नींद उड़ी, आपको धन्यवाद, भी नहीं आए, आपको धन्यवाद होगा, आपको धन्यवाद, आपने ठीक कहा, मगर आपने तो कहा उनको कि पैसे भरो, आमंत्रित है वो पैसे भरने के लिए आ रहा है, वो उसको चक्कर कटा रहा है, और पता चले कि उसने रातों रात उसको कागज थमा दिया। आपकी बात को मैं डिनाई नहीं कर रहा हूं। तो आपने की अतिवृष्टि की बात, जालोर जिले में, अब वापस चीफ विप साहब कहेंगे, सायला, और भादराजून, साचौर, चितलवाना आप ले लिया, भीनमाल, रानीवाड़ा, जसवंतपुरा 33% से अधिक खराबा हुआ, जोड़ा ही नहीं। भारतीय किसान संघ पिछले महीने धरना दिया उसने हर तहसील पे, उसमें ये बात कही है कि हमारा 33% से ज्यादा खराबा है, आप कर नहीं रहे हो। अब बताओ, आपने इसमें लिखा कि हमने मुआवजे दे दिए हैं, बीमा कंपनियों का ठिकाना नहीं, और ऊपर से मैं नहीं कह रहा, ये उसी दौरान जो छपा समाचार पत्रों में, मैं उल्लेख कर रहा हूं कि जहां आपके कोई या किसी के माननीय सदस्य होंगे, वहां 550 mm बारिश हो रही है, उसका खराबा 92%, और जहां 1100 mm के ऊपर बारिश हो रही है उसका खराबा 47%। कैसे हो सकता है बताओ सर, ऑन रिकॉर्ड है ये चीजें। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब अभिभाषण होता है तो जमीनी स्तर पे अगर वो लागू नहीं हुआ है, आप पढ़ाओ बोले अभिभाषण पे, आपकी सरकार है, मगर जब लागू नहीं हो रहा है तो उस कमियों को तो दूर करो। भारतीय किसान संघ ने धरना दिया, उन्होंने कहा मुआवजे मिले नहीं है, 33% से अधिक खराबा है, जमीन पे दिख रहा है, किसान रो रहा है, मगर उसको जो है ये आपके जो आपदा प्रबंधन ने नोटिफिकेशन जारी किया 11वां महीने में, उसके अंदर उन तहसीलों का उल्लेख भी नहीं है। तो कैसे काम चलेगा? मात्र अभिभाषण को अभिभाषण के रूप में रखोगे, लोग तो चाहते हैं कि अभिभाषण में क्या आ रहा है, क्या होने वाला है, वो सुनने के लिए 2-3 मिनट में बात खत्म कर दूंगा। तो मैं आपसे यही निवेदन कर रहा हूं, 1-2 बातें, बिंदु लास्ट में है। मोबाइल ऐप की आपने बात की, मोबाइल ऐप में कई जगह मोबाइल ऐप काम कर रहा है। 20 महीने पर पहले जब भारतीय किसान संघ का धरना हुआ, मेरे सामने अधिकारियों को काश्तकारों ने कहा, किसानों ने कहा कि जब हमारे यहाँ मोबाइल 2 तहसीलों की बात की कि जो मोबाइल ऐप है उसमें हम यहां से करते हैं, लोकेशन कहीं और बता रहा है, और वो आके पटवारी कह जा रहा है कि तेरा लोकेशन तो वहां है। अब उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। मेरा आपसे निवेदन है माननीय मंत्री जी कि आप इस मोबाइल ऐप को एक बार वापस रिव्यू करके ठीक कराए, जहां जहां ये तकलीफ आ रही है आप उसको दुरुस्त कराए तो किसानों को फायदा होगा। ये वो बातें मैं कह रहा हूं जो आपके भारतीय किसान संघ ने धरने में कही, और हम खुद वहां मौजूद थे। अंत में एक लास्ट बात, पिछले 2025 के अभिभाषण में माननीय राज्यपाल जी ने पैरा 165 में ये पढ़ा था। आज इस अवसर पर मैं भारत को एक सूत्र में पिरोने वाले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को
अपनी भावभंजनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। कृतज्ञ राष्ट्रीय उनकी 150वीं जयंती मना रहा है। साथ ही बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए गए हमारे महान संविधान को लागू हुए 35 वर्ष पूरे हुए। ये 2025 के अभिभाषण में पढ़ा था। अब क्या स्थिति बन रही है? जब 75 वर्ष संविधान की बात हम मना रहे हैं, जब सरदार पटेल को हम 150 वर्ष याद करने के बाद में मना रहे हैं, क्या कोई भी माननीय सदस्य इस विधानसभा में बैठा है वो एमएलए लेड से ये सिफारिश नहीं कर सकता कि सरकारी परिसर के अंदर मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की या मैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जो है मूर्ति लगाना चाहता हूं? आप उसमें संशोधन कीजिए सर। जब 150 साल और 75 साल हम गिन रहे हैं तो वो एमएलए अगर भीमराव अंबेडकर जी की या सरदार पटेल की मूर्ति लगाना चाहता है तो जिला परिषद सीईओ को तो 1 सेकंड में उसकी अनुशंसा कर देनी चाहिए। आपने प्रावधान ही नहीं है, लेटर आ रहा है कि रिजेक्ट हो गया। और अंत में अपनी बात समाप्त करते हुए माननीय सभापति जी, 2 बातें सिर्फ बहुत महत्वपूर्ण है। गौ सेवा की और ऊंट पालकों की पैसे आपने बढ़ा दिए, ठीक है। माननीय मंत्री जी, बजट आएगा, मैं चेयर के माध्यम से आपसे निवेदन करता हूं 2 बातों की। एक तो ऊंट के आपने 20,000 रुपए किए, स्वागत हो गया, धन्यवाद। मगर जब तक आप उनके माइग्रेशन को लेके पॉलिसी नहीं बनाओगे जिसमें वो लाभान्वित हो, तो वो कभी भी है ना ऊंट पालक ज्यादा दिन ऊंट नहीं पाल पाएगा। और गायों के लिए अभी कृपलानी जी निम्बाड़े से आने वाले माननीय सदस्य गायों की बात कर रहे थे। मैंने पूर्व बजट में भी आपको निवेदन किया था, आप सब्सिडी बहुत दे रहे हैं। सब्सिडी देने का काम कब से शुरू हुआ? 2008 में जब कांग्रेस की सरकार थी तब हिंदुस्तान में सबसे पहला डायरेक्टेड गांवों का राजस्थान से शुरू हुआ था। इसलिए जो गौपालक खुद की गाय पालता है, झुंड में जाता है, उनको सब्सिडी करने की बात आप लाइए। तो मैं समझता हूं कि सबसे पहले मैं इस विधानसभा में आपको धन्यवाद दूंगा। यही मैं आपको निवेदन। सभापति महोदय अंशुमान सिंह भाटी। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे आज महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण